अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में इथिकल हैकिंग की दुनिया को चेंज करने वाले सबसे पावरफुल टूल्स मेटा एक्सप्लॉइट, एनमैप, बॉबसूट या एयरक्रैक एनजी नहीं है, तो शायद आपको यकीन ना हो। क्योंकि जब भी कोई बिगिनर इथिकल हैकिंग स्टार्ट करता है, वही ट्रेडिशनल टूल्स सीखता है जो सालों से पॉपुलर है, और ऑनेस्टली उन टूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी वो पावरफुल है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का लैंडस्केप बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। आज के वेब एप्लीकेशन पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, कंपनीज एआई का यूज कर रही हैं, अटैक सर्फेसेस कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, मॉडर्न डब्ल्यूएफएस स्कैनर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, और अटैकर्स भी पहले से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं। इसलिए सिर्फ पुराने टूल्स पर डिपेंड रहना वैसा ही है जैसे आप 2026 में भी पुराने कीपैड फोन यूज करके स्मार्टफोन यूजर्स के साथ compete करने की कोशिश करें। काम हो जाएगा, लेकिन स्पीड, एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी में बहुत डिफरेंस होगा। और इसी वजह से आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काली लिनक्स 2026 के कुछ ऐसे पावरफुल और अंडररेटेड टूल्स के बारे में जिनके बारे में बहुत से इथिकल हैकर्स ने अभी तक सुना भी नहीं है। कुछ टूल्स वायरलेस सिक्योरिटी टेस्टिंग को कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, कुछ एआई को डायरेक्टली पेनिट्रेशन टेस्टिंग वर्कफ्लो के साथ इंटीग्रेट करते हैं, कुछ टूल्स वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करने का तरीका ही बदल देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रेड टीमिंग और एडवर्सरी सिमुलेशन को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बना देते हैं। और ट्रस्ट में इस लिस्ट में कुछ ऐसे टूल्स हैं जो देखकर आपको लगेगा कि ये काम मैनुअली करने में घंटों लगते थे, और ये टूल कुछ मिनट्स में ही कर रहे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये सारे टूल्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस और ऑथराइज सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए हैं। किसी भी सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट या एप्लीकेशन पर बिना परमिशन के टेस्टिंग करना इलीगल हो सकता है। साइबरगार्ड चैनल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन और अवेयरनेस स्प्रेड करना है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, मार्च 2026 में काली लिनक्स 2026.1 रिलीज हुआ। नॉर्मली जब कोई नया काली वर्जन आता है तो लोग कर्नल अपडेट्स, थीम्स और इंटरफेस चेंजेस पर फोकस करते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। काली टीम ने ऑफिशियल रिपोजिटरीज में मल्टीपल नए टूल्स ऐड किए, और जब सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने इन टूल्स को एनालाइज करना स्टार्ट किया तब पता चला कि ये रैंडम एडिशंस नहीं है। ये टूल्स स्पेसिफिकली मॉडर्न पेनिट्रेशन टेस्टिंग चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट्स के लिए, जहां वर्डप्रेस वेबसाइट हर जगह है, जहां ऑर्गेनाइजेशन एआई एडॉप्ट कर रही हैं, जहां डिफेंडर्स एडवांस सिक्योरिटी मॉनिटरिंग यूज कर रहे हैं, और जहां अटैकर्स भी कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम 8 ऐसे टूल्स को डिटेल्स में समझेंगे। सिर्फ ये नहीं कि टूल क्या करता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि टूल एग्जिस्ट क्यों करता है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे काम करता है, रियल पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंगेजमेंट्स में इसका यूज कहां होता है, और एक बिगिनर को इस टूल को सीखना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक टूल आपके फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी करियर का गेम चेंजर बन जाए। चलिए शुरू करते हैं पहले टूल के साथ। सबसे पहला टूल है फ्लक्सन, और मुझे लगता है वायरलेस सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखने वाले व्यूअर्स का अटेंशन ये टूल सबसे पहले ग्रैब करेगा। अगर आपने पहले वाईफाई हैकिंग या वायरलेस सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा है तो आपने एयरक्रैक एनजी का नाम जरूर सुना होगा। काफी सालों तक WPA और WPA2 नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए एयरक्रैक एनजी स्टैंडर्ड टूलकिट का पार्ट रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हैंडसेक कैप्चर करने के बाद पासवर्ड क्रैक करना कंप्लीटली पासवर्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता था। अगर पासवर्ड वीक है तो चांसेस अच्छे हैं, लेकिन अगर पासवर्ड स्ट्रांग है तो ब्रूट फोर्स अटैक प्रैक्टिकली यूजलेस हो सकता है। और यही जगह है जहां फ्लक्सन पिक्चर में आता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो फ्लक्सन एक वायरलेस सिक्योरिटी ऑडिटिंग टूल है जो ट्रेडिशनल पासवर्ड क्रैकिंग अप्रोच से थोड़ा अलग काम करता है। इसको आप एक डिजिटल सोशल इंजीनियर की तरह समझ सकते हैं। जैसे रियल लाइफ में कोई स्कैमर टेक्नोलॉजी को हैक करने के बजाय इंसान को मैनिपुलेट करता है, वैसे ही फ्लक्सन भी टेक्निकल वीकनेस के बजाय ह्यूमन बिहेवियर को टारगेट करता है। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए एक वाईफाई नेटवर्क है जिसका नाम ऑफिस वाईफाई है। अब फ्लक्सन क्या करेगा, उस नेटवर्क की एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर सकता है, सेम वाईफाई नेम, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम अपीयरेंस। फिर कनेक्टेड यूजर्स को ओरिजिनल नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जब यूजर दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक फेक पोर्टल डिस्प्ले हो सकता है। पोर्टल कुछ ऐसा मैसेज दिखा सकता है जैसे कि फर्मवेयर अपडेट रिक्वायर्ड या नेटवर्क ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। अगर यूजर बिना सोचे समझे अपना वाईफाई पासवर्ड इंटर कर देता है तो टूल उस पासवर्ड को वैलिडेट कर सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पासवर्ड क्रैक नहीं हो रहा, यूजर खुद पासवर्ड इंटर कर रहा है। और यही साइबर सिक्योरिटी की सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटीज में से एक है। मोस्ट बिगिनर सोचते हैं कि हैकर सिर्फ टेक्नोलॉजी को अटैक करते हैं। रियलिटी में बहुत बार टेक्नोलॉजी नहीं, इंसान कंप्रोमाइज होता है। इसीलिए प्रोफेशनल सिक्योरिटी ऑडिट्स में अवेयरनेस ट्रेनिंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेंसिव फायरवॉल्स और इंटरप्राइज सिक्योरिटी सॉल्यूशंस परचेस कर लेती हैं, लेकिन एम्प्लॉयज को फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग नहीं देती, और फिर वही वीकेस्ट लिंक बन जाता है। रियल वर्ल्ड वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्ट में फ्लक्सन का यूज
यूज ऑथराइज्ड एनवायरनमेंट्स में यूजर ऑनेस्ट इवेल्युएट करने के लिए किया जा सकता है। अगर एम्प्लॉयज रिपीटेडली फेक पोर्टल्स पर क्रेडेंशियल्स इंटर कर देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को समझ आ जाता है कि ऑनेस्ट प्रोग्राम इंप्रूव करने की जरूरत है। फ्लक्सन के मेजर फीचर्स जो बेसिकली हैं रॉग एक्सेस पॉइंट क्रिएशन, कैप्टिव पोर्टल जनरेशन, रियल टाइम पासवर्ड वैलिडेशन, वायरलेस नेटवर्क ऑडिटिंग, सोशल इंजीनियरिंग सिमुलेशन। अब बात करें इसकी एडवांटेजेस की तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ट्रेडिशनल ब्रूट फोर्स अटैक्स की लिमिटेशंस को बाईपास करता है। ये यूजर बिहेवियर को इवेल्युएट करने में काफी इफेक्टिव है। वायरलेस सिक्योरिटी अवेयरनेस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक्सीलेंट टूल है। तो जैसे इसके एडवांटेज हैं उसी तरह से इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर यूजर सिक्योरिटी अवेयर है तो अटैक फेल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस ट्रेनिंग इस टूल की इफेक्टिवनेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देती है और मॉडर्न एनवायरनमेंट्स में एडिशनल प्रोटेक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। फ्लक्सन का यूज सिर्फ ऑथराइज्ड वायरलेस असेसमेंट और एजुकेशनल लैब एनवायरनमेंट्स में ही करना चाहिए। बिना परमिशन किसी नेटवर्क को टारगेट करना इलीगल और अनएथिकल दोनों है और यही डिफरेंस होता है एथिकल हैकर और क्रिमिनल के बीच। एक परमिशन के साथ टेस्ट करता है, दूसरा बिना परमिशन के। अब वायरलेस सिक्योरिटी से निकलते हैं और इंटर करते हैं प्रोफेशनल रेड टीमिंग की दुनिया में, क्योंकि अगला टूल सिर्फ वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के लिए नहीं है बल्कि रियल अटैकर्स की तरह ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं एडाप्टिक्स C2 की। ये उन टूल्स में से है जिसका नाम शायद बिगिनर्स ने पहली बार सुना होगा और ऑनेस्टली ये नॉर्मल बिगिनर टूल भी नहीं है। ये प्रोफेशनल रेड टीमिंग वर्ल्ड से आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना हर साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, C2 या कमांड एंड कंट्रोल होता क्या है? मान लीजिए किसी मूवी में विलेन ने सिटी में मल्टीपल स्पाइस डिप्लॉय किए हुए हैं। अब उन स्पाइस को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? उनसे इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करेगा? उनको कोऑर्डिनेट कौन करेगा? एक सेंट्रल कंट्रोल सेंटर। साइबर सिक्योरिटी में इसी कॉन्सेप्ट को कमांड एंड कंट्रोल या C2 कहा जाता है। जब रेड टीम किसी ऑथोराइज्ड एंगेजमेंट में इनिशियल एक्सेस अचीव करती है तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिस्टम ओपन करना नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल कम्युनिकेशन मेंटेन करना, ताकि टेस्टिंग टीम सेफली कमांड्स एग्जीक्यूट कर सके, मूवमेंट सिमुलेट कर सके और ऑर्गेनाइजेशन की डिटेक्शन कैपेबिलिटी इवेल्युएट कर सके। और इसी काम के लिए एडाप्टिक्स C2 यूज किया जाता है। इसको आप एक मिशन कंट्रोल सेंटर की तरह समझ सकते हैं। ये कंप्रोमाइज सिस्टम और ऑपरेटर्स के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करने में हेल्प करता है। लेकिन एडाप्टिक्स की खास बात सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, इसकी रियल स्ट्रेंथ है एक्सटेंसिबिलिटी। मतलब आप कस्टम वर्कफ्लोस क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम स्क्रिप्ट्स यूज कर सकते हैं, कस्टम कम्युनिकेशन प्रोफाइल्स बिल्ड कर सकते हैं। प्रोफेशनल रेड टीम्स के लिए ये बहुत वैल्यूएबल कैपेबिलिटी है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक लार्ज बैंक ने सिक्योरिटी असेसमेंट के लिए रेड टीम हायर की। ऑब्जेक्टिव है, एज्यूम करो कि आप एडवांस थ्रेट एक्टर हो और हमें बताओ कि हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम कितनी इफेक्टिव है। अब रेड टीम डायरेक्टली अटैक लॉन्च नहीं करती, वो प्लान मेथोडोलॉजी फॉलो करती है, मूवमेंट ट्रैक करती है, डिटेक्शन ऑब्जर्व करती है और पूरे एंगेजमेंट को कंट्रोल रखती है। ऐसे सिनेरियोज में C2 फ्रेमवर्क क्रिटिकल रोल प्ले करता है। एडाप्टिक्स C2 के मेजर फीचर्स हैं जैसे कि सेंट्रलाइज्ड कमांड मैनेजमेंट, कस्टम एक्सटेंशंस, रेड टीम ऑपरेशन सपोर्ट, एडवर्सरी सिमुलेशन, स्ट्रक्चर एंगेजमेंट वर्कफ्लो। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं जैसे कि लार्ज स्केल एंगेजमेंट्स में मैनेजमेंट इजी हो जाता है, प्रोफेशनल एडवर्सरी सिमुलेशन सपोर्ट करता है और हाईली कस्टमाइजेबल है, मॉडर्न रेड टीम मेथोडोलॉजीज के साथ अलाइन करता है। अब इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी है जैसे कि बिगिनर्स के लिए लर्निंग कर्व थोड़ा स्टेप हो सकता है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बिना इसकी कैपेबिलिटीज का फुल बेनिफिट नहीं मिलता। अब इंटरव्यू में अगर आपसे रेड टीमिंग और एडवर्सरी सिमुलेशन का डिफरेंस पूछा जाए तो C2 फ्रेमवर्क का मेंशन करना आपकी अंडरस्टैंडिंग को इमीडिएटली हाईलाइट कर सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एथिकल यूजेज रिमाइंडर दे देता हूँ। कमांड एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क्स पावरफुल होते हैं, इसलिए इनका यूज सिर्फ ऑथराइज्ड एनवायरनमेंट्स और अप्रूव्ड सिक्योरिटी असेसमेंट्स में ही किया जाना चाहिए। अब तक हमने ह्यूमन साइकोलॉजी और रेड टीम ऑपरेशंस देखे, लेकिन अब जो टूल आने वाले हैं वो साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच के लाइन को ब्लर करने लगा है। और ऑनेस्टली ये टूल देखकर मुझे फ्यूचर ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ग्लिम्स मिला। अब आते हैं एक ऐसे टूल पर जिसके बारे में सुनते ही साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में काफी डिस्कशन स्टार्ट हो गया था, मेटास्प्लॉइट MCP। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये एक सिग्नल है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग का फ्यूचर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सबसे पहले मेटास्प्लॉइट को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप एथिकल हैकिंग फील्ड में नए हैं तो मेटास्प्लॉइट को एक यूज टूल बॉक्स की तरह समझिए, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, एक्सप्लॉइट्स, पेलोड्स, ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल्स और बहुत कुछ। प्रॉब्लम यह है कि मेटास्प्लॉइट पावरफुल
पावरफुल तो बहुत है लेकिन बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। कई बार एक ही वल्नरेबिलिटी के मल्टीपल मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, करेक्ट पेलोड चूज करना पड़ता है, कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, अटैक पैथ समझना पड़ता है और यही बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट हो जो मेटास्प्लॉइट को समझाता हो, जो आपको सजेस्ट करे कि किस सिचुएशन में कौन सा मॉड्यूल रिलेवेंट हो सकता है, कौन सा अटैक पैथ ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, कौन सी वल्नरेबिलिटी से नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। यही कंसेप्ट है मेटास्प्लॉइट एमसीपी का। एमसीपी का मतलब है मॉडल कंसेप्ट प्रोटोकॉल। सिंपल लैंग्वेज में ये एआई सिस्टम और मेटास्प्लॉइट के बीच कम्युनिकेशन ब्रिज क्रिएट करता है। इसको आप जीपीएस नेविगेशन की तरह समझ सकते हैं। रोड तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी लेकिन जीपीएस आपको बेस्ट रूट सजेस्ट करता है, ट्रैफिक दिखाता है, अल्टरनेटिव पास बताता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट करता है। वैसे ही मेटास्प्लॉइट एमसीपी इथिकल हैकर्स को कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, एआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग को रिप्लेस नहीं कर रहा है। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। एआई रिकमेंडेशन दे सकता है लेकिन फाइनल डिसीजन अभी भी ह्यूमन एक्सपर्ट को ही लेना होता है। अगर एआई गलत सजेशन दे और टेस्टर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ले तो असेसमेंट की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसीलिए फंडामेंटल्स आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने पहले थे। अब जैसे कि मान लीजिए आपने एक इंटरनल नेटवर्क असेसमेंट परफॉर्म किया, नेटवर्क में मल्टीपल सर्विसेज मिल गई, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिल गए, कुछ आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन्स भी मिल गए। अब मैनुअली सारी पॉसिबिलिटीज एनालाइज करने में काफी टाइम लग सकता है। एआई असिस्टेड वर्कफ्लो पोटेंशियल अटैक पैथ्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है और टेस्टर अपना फोकस हाई वैल्यू टारगेट्स पर रख सकते हैं। अब मेटास्प्लॉइट एमसीपी के मेजर फीचर्स की बात कर लेते हैं, जहां पर है एआई असिस्टेड मॉड्यूल डिस्कवरी, अटैक पैथ सजेशंस, वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट और रिकमेंडेशंस, फास्ट रिसर्च एंड एनालिसिस। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एंगेजमेंट्स को सिंप्लीफाई कर सकता है, रिसर्च टाइम रिड्यूस कर सकता है, जूनियर टेस्टर्स की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकता है, लर्निंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकता है। साथ में इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि एआई परफेक्ट नहीं होता है, फॉल्स रिकमेंडेशन पॉसिबल हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के बिना एआई डिपेंडेंसी डेंजरस हो सकता है। आने वाले कुछ सालों में जो प्रोफेशनल एआई को इफेक्टिवली यूज करना सीख जाएंगे, उनके प्रोडक्टिविटी ट्रेडिशनल वर्कफ्लो से काफी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो फंडामेंटल्स स्किप करेंगे उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। एआई असिस्टेड टूल्स भी इथिकल हैकिंग के सेम रूल्स फॉलो करते हैं। ऑथराइजेशन हमेशा मैंडेटरी है। अब एआई की बात हो गई, चलिए वापस आते हैं वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के दुनिया में, क्योंकि अगर आप बग बाउंटी, वीएपीटी या वेब पेन टेस्टिंग में कैरियर बनाना चाहते हो तो अगला टूल आपके टूल किट का परमानेंट मेंबर बन सकता है। अगर आपने कभी बग बाउंटी वीडियोस देखे हैं तो आपने एक्सएसएस का नाम जरूर सुना होगा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी एक्सएसएस, और ये वेब सिक्योरिटी की दुनिया की सबसे कॉमन वल्नरेबिलिटीज में से एक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉमन होने के बावजूद बिगिनर्स इसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते। सिंपल लैंग्वेज में समझे, मान लीजिए एक वेबसाइट यूजर इनपुट को सेफली हैंडल नहीं कर रही। आप जो डेटा एंटर करते हैं वो डायरेक्टली वेब पेज पर रेंडर हो रहा है। अगर प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है तो अटैकर्स मालिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? विक्टिम के ब्राउजर में अनवांटेड जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो सकती है, कुकीज स्टील हो सकती हैं, सेशंस हाईजैक हो सकते हैं, यूजर एक्शन मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम यह है, मॉडर्न वेबसाइट्स पहले जैसी नहीं रही। आज वेब्स यानी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल वाइडली डिप्लॉयड है। ट्रेडिशनल पेलोड्स इंस्टेंटली ब्लॉक हो जाते हैं, सिंपल स्कैनर्स फेल हो जाते हैं और यहीं पर इंटर होता है एक्सएसएस स्ट्राइक। इस टूल को आप एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव की तरह समझ सकते हैं। ये ब्लाइंडली पेलोड्स फायर नहीं करता, ये पहले एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, समझता है कि रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली कहां हो रही है, एचटीएमएल टैग के अंदर, एट्रीब्यूट के अंदर, जावास्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर या किसी और कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पेलोड जनरेट करता है। ये कैपेबिलिटी इस टूल को नॉर्मल स्कैनर से अलग बनाती है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप बग बाउंटी असेसमेंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन पर वेफ डिप्लॉयड है, ट्रेडिशनल पेलोड्स कंटिन्यूअसली ब्लॉक हो रहे हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सएसएस स्ट्राइक डिफरेंट पेलोड कॉम्बिनेशन और कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस के थ्रू टेस्टिंग को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। अब यहाँ पर इसके मेजर फीचर्स की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट और पेलोड जनरेशन, इंटेलिजेंट रिफ्लेक्शन एनालिसिस, वेफ बाईपास टेस्टिंग सपोर्ट, ऑटोमेटेड एक्सेस डिटेक्शन, मल्टीवेक्टर एनालिसिस। और एडवांटेजेस की बात करें तो मैनुअल एफर्ट रिड्यूस करता है, डिटेक्शन एक्यूरेसी इंप्रूव करता है, मॉडर्न एप्लीकेशन के साथ बेटर कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बग बाउंटी हंटर्स के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल है। साथ में इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे हर वेब बाईपास गारंटी नहीं करता, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में मैनुअल वेरिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होती है, फॉल्स पॉजिटिव्स ओकेजनली पॉसिबल होते हैं। बहुत से बिगिनर्स सिर्फ ऑटोमेटेड स्कैनर्स पर डिपेंड करते हैं। प्रोफेशनल पेन टेस्टर्स ऑटोमेशन और
मैनुअल टेस्टिंग दोनों को कंबाइन करते हैं। ऑटोमेशन स्पीड देती है, मैनुअल टेस्टिंग डेप्थ देती है। अब यहाँ पर इसका भी एक इथिकल यूजेस रिमाइंडर मैं दे देता हूँ। एक्सेस टेस्टिंग सिर्फ ऑथराइज्ड एप्लीकेशन और लैब एनवायरमेंट्स में ही परफॉर्म करनी चाहिए। अनऑथराइज्ड टेस्टिंग लीगल यूजेस क्रिएट कर सकती है। अब जो वल्नरेबिलिटी हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सेस से भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि इसमें ब्राउजर कंप्रोमाइज नहीं होता, सीधा सर्वर कंप्रोमाइज हो सकता है। और इसी वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है अगला टूल, जिसका नाम है SSTI मैप। अब तक हम ब्राउजर साइड वल्नरेबिलिटीज की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम एंटर करने वाले हैं एक ऐसे वल्नरेबिलिटी कैटेगरी में जिसे बहुत सारे बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं। और सच कहूं तो कई एक्सपीरियंस टेस्टर भी इसकी सेवरिटी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन यानी SSTI की। और इस वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई और एसेस करने के लिए एक पावरफुल टूल है SSTI मैप। सबसे पहले समझते हैं कि SSTI होता क्या है। मॉडर्न वेब एप्लीकेशन डायनेमिकली पेजेस जनरेट करती है, मतलब हर यूजर के लिए सेम स्टैटिक HTML पेज सर्व नहीं किया जाता। उसकी जगह टेम्पलेट इंजन्स यूज होते हैं, जैसे जिंजा 2, ट्विग, वेलोसिटी, फ्री मार्कर और कई दूसरे फ्रेमवर्क्स। इनका काम होता है डेटा और HTML को कंबाइन करके फाइनल वेब पेज जनरेट करना। अब इसको एक सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, कस्टमर ऑर्डर देता है, किचन टेम्पलेट है, इंग्रेडिएंट यूजर इनपुट है और फाइनल डिश जनरेटेड वेब पेज है। अगर सिर्फ अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट्स यूज करे तो सब सेफ है, लेकिन अगर कस्टमर किचन के अंदर जाकर रेसिपी ही मॉडिफाई करने लगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। SSTI में एग्जैक्टली यही होता है। एप्लीकेशन यूजर इनपुट को प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं करता और अटैकर टेम्पलेट इंजन के अंदर अपने एक्सप्रेशंस इंजेक्ट कर देता है। सबसे डेंजरस बात, ये ब्राउजर में एग्जीक्यूट नहीं होता, ये सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है। और इसी वजह से SSTI कई सिचुएशंस में डायरेक्टली रिमोट कोड एग्जीक्यूशन RCE तक पहुंच सकता है। मतलब अटैकर सर्वर पर कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता है और अगर RCE मिल गया तो सिचुएशन काफी सीरियस हो सकती है। अब मैनुअली SSTI आइडेंटिफाई करना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। टेम्पलेट इंजन आइडेंटिफाई करना, पेलोड्स टेस्ट करना, एग्जीक्यूशन वेरीफाई करना और फिर एक्सप्लॉयटेशन पैथ्स एक्सप्लोर करना, ये सब काम SSTI मैप काफी हद तक ऑटोमेट कर देता है। SSTI मैप टारगेट पैरामीटर को एनालाइज करता है, टेम्पलेट इंजन फिंगरप्रिंट करने की कोशिश करता है, रिलेवेंट पेलोड्स जनरेट करता है और वल्नरेबिलिटी कंफर्म करने में हेल्प करता है। अब इसका हम रियल वर्ल्ड यूज केस देखें तो मान लीजिए किसी कंपनी के इंटरनल पोर्टल में सर्च फंक्शनैलिटी है। डेवलपर ने यूजर इनपुट को डायरेक्टली टेम्पलेट रेंडरिंग प्रोसेस में इंक्लूड कर दिया। असेसमेंट के दौरान SSTI मैप आइडेंटिफाई कर सकता है कि बैकएंड में वल्नरेबल टेम्पलेट इंजन यूज हो रहा है और वल्नरेबिलिटी का इंपैक्ट डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। अब इसके कुछ मेजर फीचर्स भी है, जैसे कि ऑटोमेटेड SSTI डिटेक्शन, टेम्पलेट इंजन फिंगरप्रिंटिंग, पेलोड जनरेशन, एक्सप्लॉयटेशन असिस्टेंस, वल्नरेबिलिटी वैलिडेशन। और साथ में कुछ एडवांटेजेस भी है, मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मैनुअल टेस्टिंग एफर्ट रिड्यूस करता है, हिडन SSTI वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, मल्टीपल टेम्पलेट इंजन सपोर्ट करता है, असेसमेंट स्पीड इंप्रूव करता है और इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में मैनुअल वेरिफिकेशन फिर भी रिक्वायर्ड होती है। हर सस्पिशियस बिहेवियर SSTI नहीं होता। टेस्टर को अंडरलाइन कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेस और SSTI में डिफरेंस क्या है, तो याद रखिए एक्सेस जनरली ब्राउजर साइड इंपैक्ट क्रिएट करता है और SSTI सर्वर साइड एग्जीक्यूशन तक पहुंच सकता है और इसी वजह से SSTI का इंपैक्ट कई बार ज्यादा डेंजरस माना जाता है। इसका भी इथिकल यूज रिमाइंडर दे देते हैं। सर्वर साइड वल्नरेबिलिटीज की टेस्टिंग हमेशा ऑथराइज्ड एनवायरनमेंट्स में ही करनी चाहिए। गलत यूजेज प्रोडक्शन सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकता है। अब सर्वर साइड वल्नरेबिलिटीज से निकलते हैं और चलते हैं इंटरनेट की सबसे पॉपुलर CMS प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि अगर आप वेब सिक्योरिटी असेसमेंट्स करेंगे तो वर्डप्रेस से बच नहीं सकते। अब एक क्विक क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि इंटरनेट पर कितनी वेबसाइट वर्डप्रेस यूज करती हैं? 10%, 20%, 30%? इंटरनेट की बहुत बड़ी परसेंटेज वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर रन करती हैं और इसी वजह से वर्डप्रेस सिक्योरिटी आज भी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री का एक मेजर टॉपिक है। अब बिगिनर्स अक्सर सोचते हैं कि वर्डप्रेस कंप्रोमाइज होने का मतलब वर्डप्रेस कोर सॉफ्टवेयर वल्नरेबल होगा, लेकिन रियलिटी में काफी केसेस में इश्यू वर्डप्रेस कोर नहीं होता, इश्यू होता है प्लगइन्स, आउटडेटेड प्लगइन्स, अबैंडन्ड प्लगइन्स, पुअरली कोडेड प्लगइन्स या वल्नरेबल थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस। और इसीलिए रिकॉग्निशंस फेज में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टारगेट वेबसाइट कौन से प्लगइन्स यूज कर रही है। यहीं पर WP प्रोब का रोल स्टार्ट होता है। WP प्रोब एक वर्डप्रेस प्लगइन इन्यूमरेशन टूल है। सिंपल वर्ड में इसका काम है वेबसाइट पर इंस्टॉल प्लगइन्स आइडेंटिफाई करना। इसको आप एक इन्वेस्टिगेटर की तरह समझ सकते हैं। जैसे डिटेक्टिव किसी क्राइम सीन पर क्लूज कलेक्ट करता है, वैसे ही WP प्रोब वर्डप्रेस एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट के क्लूज कलेक्ट करता है और ये क्लूज फ्यूचर असेसमेंट के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हो सकते हैं, क्योंकि प्लगइन आइडेंटिफाई होने के बाद टेस्टर पब्लिकली अननोन वल्नरेबिलिटी सर्च कर सकता है, वर्जन इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकता है और सिक्योरिटी पोस्चर इवेलुएट कर सकता है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने वर्डप्रेस साइट डिप्लॉय की है, लेकिन एक प्लगइन 2 साल से अपडेट नहीं हुआ और उस प्लगइन के अगेंस्ट नॉन वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है, तो असेसमेंट के दौरान रिस्क आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और WP प्रोब के मेजर फीचर्स की बात कर लेते हैं। फास्ट प्लगइन इन्यूमरेशन, वर्डप्रेस रिकॉनेसेंस, हिडन प्लगइन डिस्कवरी, सिक्योरिटी असेसमेंट सपोर्ट, क्विक इंफॉर्मेशन गैदरिंग। साथ में इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे कि रिकॉन फेज फास्ट बनाता है, मैनुअल एफर्ट रिड्यूस करता है, वर्डप्रेस स्पेसिफिक असेसमेंट्स में बहुत यूजफुल है। और कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि प्लगइन आइडेंटिफाई करना वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने के बराबर नहीं होता, मैनुअल वैलिडेशन भी रिक्वायर्ड होती है। अब बहुत लोग डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन पर जंप कर जाते हैं। प्रोफेशनल पेन टेस्टर पहले रिकॉनेसेंस को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि बेटर रिकॉनेसेंस का मतलब बेटर रिजल्ट। वर्डप्रेस असेसमेंट भी सिर्फ ऑथराइज स्कोप के अंदर ही परफॉर्म करनी चाहिए। अब अगला टूल ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिक्योरिटी के बीच का ब्रिज क्रिएट करता है, और ऑनेस्टली हर एसओसी टीम को इस कंसेप्ट को समझना चाहिए, क्योंकि अगला टूल अटैकर्स को सिमुलेट करता है ताकि डिफेंडर्स अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकें। अब तक हम वल्नरेबिलिटीज ढूंढने और सिस्टम्स एसेस करने वाले टूल्स देख रहे थे, लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मान लीजिए आज इसी वक्त कोई अटैकर आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में घुस जाए, तो क्या आपकी सिक्योरिटी टीम उसे डिटेक्ट कर पाएगी? क्या SIEM अलर्ट जनरेट करेगा? क्या EDR सस्पिशियस एक्टिविटी पकड़ लेगा? क्या SOC एनालिस्ट को नोटिफिकेशन मिलेगी? या अटैकर साइलेंटली काम करता रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा? सच ये है कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को इसका आंसर ही नहीं पता होता, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है एटॉमिक ऑपरेटर। इस टूल को समझने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क को समझना होगा, MITRE अटैक फ्रेमवर्क। साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में MITRE अटैक को एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह देखा जाता है, जिसमें रियल वर्ल्ड अटैकर्स के कॉमनली यूज टेक्निक्स डॉक्यूमेंट किए गए होते हैं। क्रेडेंशियल डंपिंग, प्रिविलेज एस्केलेशन, परसिस्टेंस, लेटरल मूवमेंट, डिफेंस इवेजन और बहुत कुछ। अब इमेजिन कीजिए आपके पास एक प्रैक्टिस ग्राउंड हो, जहां आप सेफली अटैकर की टेक्निक्स सिमुलेट कर सकें और देख सकें कि आपकी डिफेंसेस कितनी इफेक्टिव है। यही काम एटॉमिक ऑपरेटर करता है। ये एटॉमिक रेड टीम प्रोजेक्ट के एटॉमिक टेस्ट को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। सिंपल लैंग्वेज में एटॉमिक टेस्ट छोटे और फोकस्ड अटैक सिमुलेशंस होते हैं, जो एक स्पेसिफिक अटैकर टेक्निक को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि क्रेडेंशियल डंपिंग सिमुलेशन, परसिस्टेंस सिमुलेशन, लेटरल मूवमेंट सिमुलेशन, डिस्कवरी टेक्निक्स, प्रिविलेज एस्केलेशन टेक्निक्स। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है पर्पल टीमिंग। अगर आप बिगिनर हैं तो ये टर्म जरूर याद रखिए। रेड टीम अटैकर्स को रिप्रेजेंट करती है, ब्लू टीम डिफेंडर्स को रिप्रेजेंट करती है, और जब दोनों टीम्स मिलकर डिफेंसेस इंप्रूव करने के लिए काम करती है, उसे पर्पल टीमिंग कहा जाता है। एटॉमिक ऑपरेटर एग्जैक्टली इसी फिलॉसफी को सपोर्ट करता है। मान लीजिए एक कंपनी ने एक्सपेंसिव EDR सॉल्यूशन डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्रेडेंशियल डंपिंग अटैक डिटेक्ट होगा या नहीं। एटॉमिक ऑपरेटर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिलेवेंट सिमुलेशन रन कर सकता है और सिक्योरिटी टीम वेरीफाई कर सकती है कि अलर्ट्स ट्रिगर हो रहे हैं या नहीं। अगर अलर्ट्स नहीं है तो गैप आइडेंटिफाई हो जाता है और रियल अटैकर आने से पहले इंप्रूवमेंट की जा सकती है। अब एटॉमिक ऑपरेटर के कुछ मेजर फीचर्स, जैसे कि MITRE अटैक मैपिंग, क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग, डिटेक्शन वैलिडेशन, पर्पल टीमिंग सपोर्ट, रिपीटेबल सिक्योरिटी असेसमेंट्स होते हैं। इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि डिफेंसिव विजिबिलिटी इंप्रूव करता है, डिटेक्शन गैप्स आइडेंटिफाई करता है, SOC वैलिडेशन के लिए यूजफुल है, सिक्योरिटी कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस मेजर करने में हेल्प करता है। साथ में कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि टूल खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, ये सिर्फ टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए है। रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए सिक्योरिटी नॉलेज रिक्वायर्ड है। आजकल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सिक्योरिटी टूल्स इंस्टॉल्ड है पर ट्रस्ट नहीं करती, वो वेरीफाई करना चाहती है कि टूल्स एक्चुअली काम भी कर रहे हैं, और इसी वजह से पर्पल टीमिंग रैपिडली ग्रो कर रहा है। एटॉमिक टेस्ट को हमेशा अप्रूव्ड एनवायरनमेंट्स और प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि कुछ सिमुलेशन प्रोडक्शन सिस्टम्स को इम्पैक्ट कर सकती है। अब अगला टूल थोड़ा नीचे लेवल और एडवांस्ड डोमेन से आता है, लेकिन अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग, मालवेयर एनालिसिस या एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो ये टूल आपकी प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। अब थोड़ा एडवांस साइड की बात करते हैं। अगर आपने कभी रिवर्स इंजीनियरिंग या बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के बारे में रिसर्च की है तो आपने GDB का नाम जरूर सुना होगा। GDB यानी GNU डिबगर। ये डेवलपर्स और सिक्योरिटी रिसर्चर्स को प्रोग्राम्स एनालाइज करने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम क्या है कि GDB एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। पहली बार GDB ओपन करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है, ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा है, और ऑनेस्टली ये वैलिड रिएक्शन है। डिफॉल्ट GDB इंटरफेस काफी रॉ और टेक्निकल लग सकता है, रजिस्टर्स अलग,
मेमोरी अलग, स्टैक अलग, इंस्ट्रक्शंस अलग, और बिगिनर्स को समझने में काफी टाइम लग सकता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है GEF, GDB इनहेंस्ड फीचर्स। GEF को आप एक UI अपग्रेड नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी अपग्रेड समझिए। जैसे एक नॉर्मल वर्कशॉप और एक मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप में डिफरेंस होता है, टूल्स वही होते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन और एक्सेसिबिलिटी बेटर होती है। वैसे ही GEF GDB को ज्यादा प्रैक्टिकल और रीडेबल बना देता है। एग्जीक्यूशन पॉज होते ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाती है, रजिस्टर्स क्लियरली विजिबल होते हैं, स्टैक इन्फॉर्मेशन इजी टू रीड फॉर्मेट में मिलती है, मेमोरी कॉन्टेक्स्ट बेटर समझ आती है और डिबगिंग प्रोसेस सिग्निफिकेंटली स्मूथर हो जाती है। अगर आप CTF चैलेंजेस सॉल्व कर रहे हैं, बफर ओवरफ्लो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं या मालवेयर सैंपल्स को आइसोलेटेड लैब इन्वायरमेंट में एनालाइज कर रहे हैं, तो GEF आपको सिस्टम बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकता है। इसके कुछ मेजर फीचर्स हैं जैसे कि इनहेंस्ड डिबगिंग इंटरफेस, ऑटोमेटिक कॉन्टेक्स्ट डिस्प्ले, स्टैक विजुअलाइजेशन, मेमोरी एनालिसिस असिस्टेंस, एक्सप्लोर डेवलपमेंट सपोर्ट, और बहुत सारे एडवांटेजेस भी जैसे कि लर्निंग कर्व रिड्यूस करता है, डिबगिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग वर्कफ्लोज फास्ट करता है, इंफॉर्मेशन रीडेबिलिटी इनहेंस करता है। साथ में कुछ लिमिटेशंस भी है जैसे अंडरलाइंग GDB कॉन्सेप्ट्स फिर भी सीखना पड़ेगा। GEF शॉर्टकट नहीं है, ये लर्निंग को इजियर बनाता है। CTF और बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन सीखने वाले स्टूडेंट के लिए GEF इंस्टॉल करना ऑलमोस्ट मैंडेटरी रिकमेंडेशन माना जाता है क्योंकि ये डिबगिंग एक्सपीरियंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देता है। रिवर्स इंजीनियरिंग और मालवेयर एनालिसिस सिर्फ कंट्रोल लैब इन्वायरमेंट में परफॉर्म करनी चाहिए। अननोन बाइनरीज को प्रोडक्शन मशीन्स पर एग्जीक्यूट करना डेंजरस हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा है तो आपने एक इंपॉर्टेंट पैटर्न नोटिस किया होगा। इथिकल हैकिंग का फ्यूचर सिर्फ ज्यादा अटैक्स करने में नहीं है, फ्यूचर है स्मार्टर अटैक्स, स्मार्टर टेस्टिंग और स्मार्टर ऑटोमेशन में। फ्लक्सन हमें ह्यूमन साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस दिखाता है, एडाप्टिक्सी टू रियल वर्ल्ड एडवर्सरी सिमुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, मेटास्प्लॉइट MCP AI असिस्टेड सिक्योरिटी वर्कफ्लोज की डायरेक्शन दिखाती है, XSS स्ट्रैक और SSTI मैप मॉडर्न वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग को इंप्रूव करते हैं, WP Pro रिकॉनेसेंस को फास्टर बनाता है, एटॉमिक ऑपरेटर डिफेंस विजिबिलिटी वैलिडेट करता है, GEF रिवर्स इंजीनियरिंग को इजियर बनाता है। और अगर आप बिगिनर हैं तो मेरा सजेशन सिंपल है, आज ही ए टूल्स में से 2 या 3 टूल्स चूज करिए, उन्हें इंस्टॉल करिए, लैब इन्वायरमेंट सेटअप करिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट करिए। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ वीडियोस देखने से ग्रोथ लिमिटेड होती है, रियल ग्रोथ तब होती है जब आप खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। और याद रखिए, हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगिनर था, डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उसने लर्निंग स्टॉप नहीं की। कमेंट्स में जरूर बताना कि 8 टूल्स में से आपको सबसे सरप्राइजिंग टूल कौन सा लगा। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग का लिनक्स बग बाउंटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग को बिगिनर से एडवांस्ड लेवल तक सिस्टमेटिकली सीखना चाहते हैं तो साइबर गार्ड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल साइबर सिक्योरिटी